मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। अब ये क्या होती है सर? एक जमाना था जब बिजनेसमैन कस्टमर को अपने पिताजी का नौकर समझता था एंड काफी डोमिनेट करता था, और यही सोच होती थी कि भाई व्हाट्सोएवर आई हैव केप्ट इन माय बिजनेस हाउस फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, कस्टमर खरीद के ले जाएगा। और चीजों को प्रोड्यूस किया जाता था ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। सोशल वेलफेयर, कंज्यूमर अवेयरनेस, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। बट आज बेसिकली प्रोड्यूस वो किया जाता है जो कस्टमर को खरीदना है, जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करे, जो अल्टीमेटली सोसाइटी में एक तरह का वेलफेयर लेके आए। यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट होना चाहिए। सो हम मार्केटिंग की स्टेज से आते आते सोसाइटल मार्केटिंग की स्टेज पे आज हम चले आए हैं। तो ये अलग अलग फिलोसफीज होती क्या है, ये काम कैसे करती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये केस स्टडी में आपको बहुत एडवांटेज देगा। सो प्लीज कॉपी दीज 5 चिल्ड्रन। फिर एक एक करके आपको समझाता हूं कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज जितनी भी कंपनीज किसी भी चीज का प्रोडक्शन करती हैं, गुड्स का, कैसी भी सर्विस देती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सस्टेनेबिलिटी, कि हमारा एनवायरमेंट किसी भी कॉस्ट पे हैम्पर नहीं होना चाहिए। सो दिस इज समवॉट कॉल्ड एज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। वेयरएज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि जो बनाएंगे कस्टमर मजबूरी में खरीदेगा ही खरीदेगा, उसके पास कोई चॉइस और ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके, सो कॉपी दिस, देन आई एक्सप्लेन ऑल वन बाय वन। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है भाई किसी भी कमोडिटी को बनाने की? फैक्ट्री। प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड व्हेन दे आर अफोर्डेबल एंड वाइडली अवेलेबल। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम आएगी। कैसे सर? टेक एन एग्जांपल दैट इन अ फैक्ट्री देयर इज अ मैनेजर, देयर इज अ supervisor, and there are workers. मैनेजर की सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपीस, सुपरवाइजर लेटर से 40,000, और वर्कर्स की सैलरी, ढेर सारे वर्कर्स हैं, सबको मिला के होती है 60,000। सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग द आर्टिकल? 2 लाख। अगर हम इसके 100 यूनिट्स बस बनाते हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी चिल्ड्रन? पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी? 2000। वेरी गुड। बट अगर हम 2 लाख रुपए खर्च करके इसके 10,000 यूनिट्स बना लें तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितनी कॉस्ट आएगी? 20 रुपी। सो दिस कॉन्सेप्ट सिंपली सेज कि जब प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो उसकी कॉस्ट कम होंगे और कस्टमर उसको तभी खरीदेगा। तो कस्टमर इज प्राइस सेंट्रिक। आई रिपीट, कस्टमर इज प्राइस सेंट्रिक। प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, प्राइस सस्ता होगा तो ही विल बाय, महंगा होगा तो नहीं खरीदेगा। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग कब करते हैं? जब ऑनलाइन शॉपिंग में सेल मिलती है, ग्रेट इंडिया फेस्टिवल एंड ऑल। ऐसा ही यूएस में भी होता है। नवंबर में थैंक्स गिविंग होता है। थैंक्स गिविंग मतलब फेस्टिव सीजन इज अबाउट टू स्टार्ट। अभी उनका श्राद्ध खत्म हुआ था, जिसको हैलोवीन डे बोलते हैं, पितृ विसर्जन जो अपने हिंदुस्तान में होता है, उनके यहाँ हैलोवीन होता है। आपको मजाक लग रहा होगा, सच्चाई यही है। आप चाहे तो गूगल कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो हमारे यहाँ का पितृ विसर्जन उनका हैलोवीन होता है। गॉट इट क्लियर? अब उनके अगले महीने दिसंबर वगैरह स्टार्ट हो जाएगा जब तो दिसंबर में उनके प्रेयर्स वगैरह क्रिसमस के टाइम पे स्टार्ट हो जाते हैं। 24th नाइट इज क्रिसमस ईव। तो नवंबर थैंक्स गिविंग होता है और सेल लगती है, सामान खूब सस्ता मिलता है और ढेर सारे लोग उसको खरीदते हैं। इस्तेमाल का नहीं भी होता तब भी खरीद लेते हैं बिकॉज प्राइस इज वेरी लो। सो दिस फिनोमेना ऑफ मार्केटिंग इज नोन एज व्हाट? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। और बिजनेसमैन ज्यादा क्यों प्रोड्यूस करता है? ताकि कॉस्ट हमारी कम से कम हो। अब एग्जाम में मान लीजिए 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के ऊपर, और आप ऐसे ही 4 लाइनें बकवास लिख के चले आए, आई कैन चैलेंज आपको 2.5-3 नंबर ही मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो आपको इस तरह का एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा जो मैंने लिखा है। तो इफ स्पेंडिंग रुपीज 2 लाख, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ओनली 100 यूनिट्स, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट वुड बी 2000. But if the factory produces 10,000 units, the cost of production would come down to 20 rupee only, and in that case customers would be buying it in larger quantity. समझ में आ गया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? और ये काम वहीं पे करता है जहां पे कंट्रीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो। एकदम कम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में ये काम नहीं करेगा, बट हाँ अगर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है तो काम करेगा। तो चाइना
प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग पे चलता है। वो ढेर सारा प्रोड्यूस करते हैं, चाहे उनके यहाँ काम ना हो, बट वो दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी दीपावली में लोगों ने गणेश जी की मूर्ति खरीदी होगी, लक्ष्मी जी की घर में पूजा पाठ के लिए, हनुमान जी की मूर्ति खरीदी होगी। काफी मूर्तियां चाइना से बन के इंडिया आती हैं, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत सस्ता होता है, बिकॉज दे प्रोड्यूस इन बल्क क्वांटिटी। समझ में आ गई बात? पक्का? रेस्टोरेंट कभी आप गए होंगे, दाल चावल रोटी सब्जी सस्ती मिलती है, बट पिज्जा जो होता है वो महंगा होता है, सिजलर जो होता है वो महंगा होता है, स्टार्टर्स जो होते हैं वो महंगे होते हैं। क्यों महंगे होते हैं? भाई दाल तो उन्होंने 100 लोगों की एक साथ बना ली, आज नहीं तो कल तो बिक ही जाएगी। बट क्या पिज्जा के केस में ऐसा है कि 100 पिज्जा एक दिन रेस्टोरेंट बना के रख लेगा? वो तो डिमांड पे डिपेंड करता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? कॉपी फास्ट? तो अंडरस्टूड एवरीबडी व्हाट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट? तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का सिंपल सा लॉजिक है, इतना प्रोड्यूस करिए ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी द चीपेस्ट। सो प्रॉफिट किससे होगा? जब हमारा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा या कम से कम होगा? ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे कॉस्ट उतनी कम होगी, सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और कब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे? जब मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड इज हाई और लो। प्रोडक्ट की डिमांड हाई होगी तभी तो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, और जब प्रोडक्ट की डिमांड ही हाई नहीं है, क्या आप तभी बना लेंगे सस्ता मैन्युफैक्चर करने के चक्कर में? पता लगा आपने बना तो लिया 20 रुपए में, बट वो 20 में बिकने लायक नहीं है, तो इसलिए तब आप उसको यूज नहीं करेंगे। इग्नोर्स कंपटीशन, सस्ता हो जाएगा तो अपने आप कंपटीशन खत्म हो जाएगा, जो सस्ता बनाएगा वही बेच पाएगा। कस्टमर से कोई मतलब नहीं, उसकी नीड से कोई मतलब नहीं है। तो मेनी अ टाइम कमोडिटीज आर देयर इन द मार्केट। मैंने अभी बताया था ना, चाइना इसको यूज करता है, कि चाइनीज कॉन्सेप्ट यही है। चाइना का सामान क्यों इतना ज्यादा बिकता है? चलो ठीक है, अगर बहुत बढ़िया नहीं भी है, यूटिलिटी नहीं भी है, सस्ता है, आई रिपीट इट इज चीपर, चलो 2 पीस खरीद लें, 3 पीस खरीद लें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं इस मोबाइल स्टैंड का। ये बाजार में 10 रुपीज का बिकता है रिटेल में, आई रिपीट रिटेल में 10 रुपीज का। और अगर आप 4-5 पीस खरीद लें तो शायद आपको शॉपकीपर 9 रुपीज का भी दे देगा। शॉपकीपर भी इसको 7-7.5 में खरीद के लाता होगा, जो रिटेलर है होलसेलर से। होलसेलर इसको 6.5 रुपए में शायद उसको बेच देता होगा। गेटिंग इट और नॉट? होलसेलर ने जिस कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से खरीदा, वो भी शायद 6 रुपए में, 6.25 रुपए में उसको बेचता होगा, 25 पैसा वो भी कमाएगा। तो चाइना से आई डोंट थिंक सो कि ये कमोडिटी शायद 2-3 रुपए से ऊपर की होगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला के इंडिया में इसकी लैंडिंग कॉस्ट 5-5.5 रुपए आती होगी कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के पास। वो 6-6.25 में होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर लगभग 7 रुपए में आगे अपनी परचेज करके 10 रुपए में सिंगल पीस बेचता है। कैन यू इमेजिन कि इंडिया में बन सकता है 2 रुपए 3 रुपए में? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि चाइना इसके डेली करोड़ों पीस बनाता होगा फॉर सेलिंग इन एवरी कंट्री, बट इंडिया का ये इतना ज्यादा फोकस अभी एक्सपोर्ट पे कभी रहा ही नहीं। समझ में आ गया? तो इंडिया जैसी कंट्री का फोकस क्या है? भाई जो एक्सपेंसिव आइटम्स है उनको इंडिया में आप बनाइए। चाइना का फोकस क्या है? मैन्युफैक्चर एवरीथिंग। इंडिया इसलिए यहां पे प्रोड्यूस करता है चीजों को कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए। चाइना एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस करता है। क्या चाइना में गणेश जी की मूर्ति की डिमांड उतनी होगी? शिव पार्वती जी की मूर्ति की डिमांड होगी? हनुमान जी की मूर्ति की डिमांड होगी? नॉट एट ऑल। दीपावली में जो घर के बाहर लाइट्स लगती हैं, क्या चाइना में उसकी उतनी ज्यादा डिमांड है? बिल्कुल नहीं है। बट इंडिया जैसी कंट्री में जितना ये लाइट वगैरह का स्टॉक आता है, कहां से आता है? चाइना से ही आता है। तो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड का कॉन्सेप्ट ये रहा हमेशा से, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, प्रोड्यूस दोज थिंग्स विच आर इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। बट चाइना का कॉन्सेप्ट क्या? प्रोड्यूस एवरीथिंग दैट कुड बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। समझ में आ गया? तो आप जा रहे हैं मार्केट में, कोई सामान आपके मतलब का है नहीं है, बट 5-10 का है, चलो खरीद लेते हैं। 5,000 रुपए की अगर डिजिटल वॉच होगी, पर्सन शायद एक खरीदेगा, बट जब वो 999 की होगी तो हो सकता है वो 3 खरीद लेगी, भाई मैं डेली बदल बदल के वॉच पहनूंगा। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? डिमांड विल इंक्रीज, और चाइना उस डिमांड को पूरा करने के लिए सो कॉल्ड कमोडिटी इतने बल्क में प्रोड्यूस कर देता है दैट द कॉस्ट इज वेरी 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 लेस। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? कॉपी दिस। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कैन बी यूज्ड। तो आपका आंसर क्या होगा? when the businessman sees that in the market demand is very high and what things are neglected here? कंपटीशन से कोई मतलब नहीं, बिकॉज जब मैं सस्ता बनाऊंगा तो मैं ही कंपटीशन दूंगा मार्केट को। कस्टमर से कोई मतलब नहीं, उसकी नीड्स एंड वांट से कोई मतलब नहीं। सिंपल कॉन्सेप्ट इज कि जब पानी पूरी 10 रुपए की एक होगी, शायद लोग बढ़िया दुकान पे 2 ही खाएं, बट अगर 10 रुपए की 4 खिलाने लग जाएगा
तो हो सकता है 50 रुपए की 10-20 खा जाए। ओके, कॉपी फास्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में पहला पॉइंट सेम हो गया, दैट ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम फैक्ट्री, दिस ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम फैक्ट्री। अब आपको लग रहा होगा सर हमें तो बस इतना ही डिफरेंस लग रहा है, प्रोडक्ट इज अ वर्ब एंड प्रोडक्शन इज अ सॉरी प्रोडक्ट इज अ नाउन एंड प्रोडक्शन इज अ वर्ब, डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स बेसिकली। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, ध्यान से सुनिएगा, चाइना वालों ने ये स्टैंड तो बना दिया, बट इस स्टैंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इस प्लास्टिक को ज्यादा अगर आप फोल्ड कर दीजिए तो ये 50-100 फोल्ड होने के बाद टूट जाएगा। तो क्या किया जाए, इस प्लास्टिक की क्वालिटी को थोड़ा सही किया जाए कि टूटे ना। क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, रबर मिलाना पड़ेगा। पूरे में रबर मिला देंगे तो व्हाट विल हैपन, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो सिर्फ ये नीचे के पोर्शन में रबर मिलाओ जहां से वो टूटता है। आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमोबाइल चिल्ड्रन। कंपनीज अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल कार में यूज करेंगी तो कार का वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसकी माइलेज कम होगी। क्यों सर, वेट का माइलेज से क्या लेना देना, भाई कार भी पुश और पुल के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, उसके इंजन को ज्यादा फ्यूल खपाना पड़ेगा उतना लोड कैरी करने के लिए। तो इसीलिए मारुति की गाड़ियों में एकदम पेपर जैसा थिन लगाया जाता है स्टील। अब कंपनीज मजाक तो कर नहीं सकती कस्टमर के साथ, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई कार की क्वालिटी भी अच्छी हो जाए, फ्यूल का माइलेज भी बढ़िया मिले, तो क्या किया जाए, सबसे मजबूत स्टील जो लगेगा वो साइड्स में लगेगा, उसके बाद छत पे लगेगा। डिक्की का स्टील बहुत ज्यादा मोटा हो पतला हो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट क्लियर। देयर आफ्टर बॉनेट जो होता है या इंजन लगा होता है उसके ऊपर के ढक्कन को क्या बोलते हैं, बॉनेट। उस स्टील को थोड़ा एकदम हल्का बनाया जाएगा। क्यों हल्का बनाया जाएगा सर, मान लीजिए गाड़ी कहीं लड़ोगे तो हम मर जाएंगे, नहीं आप बिल्कुल नहीं मरेंगे क्योंकि एयरबैग लगा है गाड़ी में, तो आप तो एयरबैग से बच जाएंगे, बट जो सामने जिसको आप टक्कर मारेंगे उसका राम राम सत्य हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए सो कॉल्ड हम ऐसा स्टील यूज करते हैं कि थोड़ी सी भी टक्कर पे वो अपने आप चिपट जाए, सामने वाले को नुकसान ना। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई। तो मेरे को भी बात पहले नहीं पता थी, मैंने कार खरीदी तो मैंने बोला उस सेल्समैन से, भाई ये तो स्टील एकदम हाथ से दबा रहे हैं, दब रहा है। तो कह रहा है सर ये पेडेस्ट्रियल कंप्लायंस सेफ्टी स्टैंडर्ड है। ये पेडेस्ट्रियन कंप्लायंट सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या होता है, पहले तो आप पेडेस्ट्रियन का मतलब समझे, व्हाट इज अ पेडेस्ट्रियन। पेडेस्टल तो पंखा होता है लंबा वाला जो खड़ा रहता है, पेडेस्ट्रियन किसको बोलते हैं, अरे पेडेस्ट्रियन नहीं पता, जो पैदल चलते हैं सड़क पे, दे आर कॉल्ड एज पेडेस्ट्रियंस, PEDE एंड सो ऑन, समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि कोई इंसान पैदल चल रहा है और आपने गाड़ी से भड़ाम से उसको टक्कर मार दी, अगर आपकी गाड़ी का बोनेट बड़ा स्ट्रांग होगा तो बेचारा वहीं पे मर जाएगा, समझ में आ गया। आपकी सेफ्टी के लिए कंपनी ने गाड़ी में 2 एयरबैग सामने दे दिए कि कुछ भी होता है तो एयरबैग विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ओपन होगा और आपकी जान तो बच जाएगी। अब सामने वालों को बचाना है, तो पेडेस्ट्रियन कंप्लायंस के हिसाब से वो जो बोनेट है ना उसका स्टील पूरा क्रश हो जाएगा, चिपट जाएगा। इज दैट क्लियर। ऐसे ही कार का जो सामने वाला शीशा होता है, वो शीशा जो होता है वो एयर कूल्ड ग्लास होता है और उस पर कोई भी चीज अगर पड़ेगी तो वो चिटक जाएगा पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में, वो गैस फिल्ड होता है एज सच। इसलिए कि अगर वो टूटे तो उसका कोई भी हिस्सा उखड़ के या टूट के आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। पता लगा गले में लग गया, किसी के आदमी मर गया, तो एकदम छोटे छोटे माइन्यूट पीसेस, लेस देन 4 और 5 mm जिसको आप बोलते हैं, एकदम माइन्यूट। बट जो विंडो का ग्लास होता है वो इस तरह का नहीं होता क्योंकि वहां उसकी जरूरत नहीं है। पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। देखिएगा यूट्यूब का कोई वीडियो आपको नजर आएगा, जब स्टार्टिंग में एयर बैग्स कार्स में इंट्रोड्यूस किए गए तो उस एयरबैग को खुलने में लगभग 1 से 1.5 सेकंड का टाइम लग जाता था और इतनी देर में बेचारे ड्राइवर और को पैसेंजर का गेम ओवर हो जाता था। सोचा गया कि क्या किया जाए कि जैसे ही एक्सीडेंट हो ये तुरंत ओपन हो जाए, आई रिपीट तुरंत। मतलब आपका चेहरा या आपका चेस्ट पार्ट स्टेयरिंग पे लड़ने में कितना टाइम लगेगा, 1/10 ऑफ अ सेकेंड, उससे भी पहले इसको खोलना है। कंपनीज ने कहा ठीक है स्पीड स्ट्रॉन्ग करते हैं, सेंसर लगाते हैं। सेंसर लगाए और गाड़ी इतने भयंकर गड्ढे में गई वो बिना एक्सीडेंट के खुल गया एयरबैग, तो ये भी नहीं कर सकते, तो उसके अंदर एक केमिकल डाला जाता है। जैसे ही गाड़ी कोलाइड करती है वो केमिकल रिएक्शन होकर एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से गैस रिलीज होती है, वो गैस उसके अंदर भर जाती है जिसको वो बलून बना देती है। तो ये मत सोचिए अंदर कोई गुब्बारा बैठ के फुला रहा है कोई पीछे से,
गॉट इट क्लियर? तो दैट गैस क्रिएट्स एयर बेसिकली एंड वो बन जाता है आपका एयर बैग. तो दिस इज व्हाट? प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट. समझ में आया? तो पहले इंडिया में इतना फास्ट ट्रैफिक नहीं था, इतने बड़े बढ़िया हाईवेज नहीं थे जहां गाड़ी 100 120 140 की स्पीड पे चल पाए, तो इसलिए कार्स में एयर बैग कंप्लायंस वाज नॉट नेसेसरी. हमारे नितिन गडकरी अंकल ने सोचा कि भाई मैं तो हाईवे बना रहा हूं जहां पे लोग 170-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाएं, गाड़ी बहुत तेज चलेगी तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, बट लोग ना मरे, लोगों का भी खतरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा लोग मरेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम ज्यादा देना पड़ेगा. इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ज्यादा देगी तो उनको प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ेगा आपको, तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिससे इंश्योरेंस मार्केट में रिसेशन आ सकता है. तो उन्होंने कहा गाड़ियों में एयरबैग लगा दो. तो अर्लियर देयर वाज जीरो कंप्लायंस, आप एयरबैग लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके बाद स्टैंडर्ड्स बनाए गए ऑटोमोबाइल में दैट 1 एयरबैग फॉर द ड्राइवर इज नेसेसरी. अब इंडिया में स्टैंडर्ड बन गया अप्रैल 23 से मिनिमम 2 एयरबैग तो जरूरी है ही है. यूरोप और यूएसए में ये स्टैंडर्ड 6 का है, मिनिमम गाड़ी में 6 एयरबैग होना ही चाहिए. हमारे यहाँ क्या है, एक माता की मूर्ति लगा ली, एक साईं बाबा लग गए, 786 लग गए, जीजू बाबू लग गए, जीसस क्राइस्ट, और उड़ते हुए हनुमान जी, ओम ओम बना लिया, काम खत्म. जाको राखे साइया मार सके ना कोई. समझो, थोड़ा नींबू मिर्ची लगा लो, मान लो खोपड़े में बात गई, तो हमारे यहाँ सब भी चल जाता है. तो इसीलिए कंट्री में कार के प्राइसेस थोड़े से बढ़ गए, एयरबैग की कॉस्ट है. अब ये नहीं कि अपने घर वाला बैग सूटकेस रख देंगे आगे. लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? लॉजिक अंडरस्टूड. तो ये क्या है? दिस इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जहां पे प्रोडक्ट को इंप्रूव किया. तो सस्ता बनाना है वो प्रोडक्शन, बट सस्ता मार्केट में टिक नहीं पा रहा है, तो उसको थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा. तो कौन सा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का? प्रोडक्ट मेथड. तो यहाँ पे कंपनी का फोकस क्या होता है? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए जिसका परफॉर्मेंस बेटर हो. एक और बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूं. एक जमाना था मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज होने में बहुत टाइम लगता था, तो कुछ लोग सोचते थे जो काफी ट्रैवल करते थे, थोड़ा सा भी चार्ज हो जाएगा तो मेरा 3-4 घंटे का ट्रैवल है, मैं कम्युनिकेट कर लूंगा. तो कंपनीज ने बहुत सोचा क्या किया जाए. कैन एनीबॉडी आंसर मी व्हाट आइडिया दे केम अप विद? आजकल मोबाइल आते हैं ना, 5 मिनट में 30% बैटरी चार्ज, 2 मिनट में वीवो और ओप्पो के फोन में 40% चार्ज. मेरे को लग रहा है कि इंसान सोच लेना चार्ज हो जाए बैटरी. तो ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे आया, इतनी जल्दी बैटरी कैसे चार्ज होने लग गई? पहला रीजन, फास्ट हाई स्पीड चार्जर दे दिया जाए. पहले 5 वॉट का चार्जर आता था, अब 100 120 और 80 वाट के तो स्टैंडर्ड चार्जर हो गए हैं. तो अब हाई वोल्टेज के चार्जर्स आ गए, पहला रीजन. दूसरा क्या है? मोबाइल फोन्स आर इक्विप्ड विद 2 बैटरीज. एक छोटी बैटरी होती है और एक बड़ी बैटरी. तो वो जो बताते हैं ना 5 मिनट्स में 40% चार्ज हो जाएगी, तो अगर आपके मोबाइल में मान लीजिए 6000 mAh की बैटरी लगी है चिल्ड्रन, एंड द कंपनी क्लेम्स कि 10 मिनट में हम 25%, 10 मिनट थोड़ा ज्यादा हो गया ना, नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट्स में हम 25% बैटरी चार्ज कर देंगे. तो अब इसमें 2 बैटरी पैक्स लगे हैं, एक 1500 और एक 4500 mAh का है. तो पहले ये वाली बैटरी 5 मिनट में चार्ज हो गई, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 25%, और इजिली आपको ये 4 आवर्स का स्टैंड बाई दे देगी. समझ में आ गया? तो अगर आप दिल्ली टू लखनऊ भी प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो इतना चार्ज आपके लिए सफिशिएंट है. तो दिस इज अगेन विच कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. पहले एडिडास वगैरह के शूज बड़े महंगे आते थे, उनका सोल बहुत महंगा होता था, और नॉर्मली एडिडास का शू अराउंड 4000 5000 से स्टार्ट होता था. आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा चिल्ड्रन, एक्शन, और इनका एक बड़ा अच्छा ब्रांड ऑफ शूज आता है नेम्ड एज व्हाट? कैंपस. अब ये नहीं कि आपका अच्छे कैंपस से सिलेक्शन होगा तभी आप कैंपस का जूता पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकता है. अब कंपनी ने सोचा कि भाई हमारे मैक्सिमम क्लाइंट तो सौरभ सर की तरह हैं, जिनकी हैसियत 999 से ऊपर का जूता खरीदने की है ही नहीं, तो अब इनको कैसे वो सेम कंफर्ट लेवल दिया जाए. तो इन्होंने चेक किया कि ये कालिदास का भाई जो आदिदास है, इसके जूते में क्या बढ़िया है. तो उन्होंने देखा कि भाई सोल इज वेरी गुड, बड़ा कंफर्टेबल है, इंसान 6-7-8 घंटे भी उसको पहन ले तो उसे प्रॉब्लम नहीं आती. अब कैंपस वालों ने सोचा कि इनकी सोल की कॉस्ट ही कम से कम 150 से 200 रुपए है, और हमको तो जूता ही कुल 1000 में बेचना है. तो कैंपस का जूता जिसका एमआरपी 999 होता है चल रहे हैं, डीलर कॉस्ट इसकी होती है अराउंड 480 रुपीज. कितनी होती है? 480. द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इज नॉट मोर देन 320 रुपीज. 3 गुना एमआरपी फिक्स करती है कंपनी, क्योंकि कस्टमर को ये शू मार्केट में इजिली 850 रुपीज के आसपास मिल जाता है.
अब कंपनी ने कहा कि हम तो इतना पैसा खर्च कर नहीं सकते, तो दे केम अप विद द आइडिया कि जो शू के अंदर फोम लगाएंगे उसकी क्वालिटी बेस्ट कर देते हैं, एंड दैट फोम चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज व्हाट मेमोरी फोम। तो कम से कम स्टार्टिंग के एटलीस्ट जूता खरीदने के 2-3 महीने तक तो कंफर्ट लेवल एडिडास के बराबर ही लगभग मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मैं बोल सकता, 70-80%। उसके बाद ये जूता कबाड़ हो जाएगा। समझ में आया? और उससे ज्यादा शू कोई इंसान पहनना भी नहीं चाहता। लॉजिक अंडरस्टूड? तो दोज हु कैन नॉट अफोर्ड सच एक्सपेंसिव शूज, उनके लिए कॉन्सेप्ट आया। देन लेदर शू का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। चलो, ओरिजिनल 100% लेदर शू जो होता था उसमें सोल भी लेदर का होता था, बट इंडिया जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जहां बारिश इतनी होती है लेदर सोल खराब हो जाता था। तो कंपनीज ने कहा कि भाई कैसे अपने कस्टमर को सस्टेन करें, रिटेन करें। अपर पार्ट वुड बी लेदर, नीचे जो सोल लगेगा दैट वुड बी पीवीसी या सिंथेटिक लेदर जो पानी से खराब नहीं होगा। ऑल दिस फोकसेस व्हाट चिल्ड्रन? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आप एप्पल का आईफोन देख लीजिए, हर बार नया आता है और कुछ उसमें नया जाता है। पुराने आईफोन में क्या है, ये जो साइड वाला बटन है जो आप प्लस माइनस ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये सिर्फ एक काम करेगा। क्या काम करेगा? साइलेंट कर देगा, रिंगर ऑन कर देगा। अब नया टच बटन आ गया है और आप उसमें 6-7 प्रोग्रामिंग्स कर सकते हैं। आपको टॉर्च के लिए इस्तेमाल करना है, आप टॉर्च के लिए कर लीजिए। साइलेंट और रिंगर के लिए करना है, आप उसके लिए कर लीजिए। प्रोग्रामेबल बटन है, बट 14 तक ये बटन प्रोग्रामेबल था ही नहीं। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जहां पे हम प्रोडक्ट को लगातार क्या करते रहते हैं? इंप्रूव करते रहते हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, आपने एक टोयोटा की कार का नाम सुना होगा चिल्ड्रन, व्हाट? इनोवा, बेस्ट सेलिंग हिट कार है इंडियन मार्केट में। जब ये कंपनी आई इंडिया, दे केम अप विद द कार नेम्ड एज व्हाट? क्वालिस। 5-6 साल बेचा, खत्म किया, और क्या लॉन्च किया? इनोवा। ये भी 5-6-8-10 साल बहुत बढ़िया मार्केट बेची। अब इसी कार का नाम एक्सपैंड करके क्या रख दिया गया? क्रिस्टा। अब ये भी 3-4 साल बढ़िया बिक गई, अब नाम इसका और चेंज कर दिया। क्यों? ये हर बार 5-6 साल में प्रोडक्ट चेंज करते रहते हैं, ताकि कस्टमर एक प्रोडक्ट को खरीद खरीद के बोर ना हो जाए, मोनोटोनस ना हो जाए। दैट्स व्हाई इंप्रूवमेंट इज नेसेसिटी। पहले ऑफलाइन चलता था, कोविड में ऑनलाइन आ गया, फिर टीचर्स यूट्यूबर्स बन गए। ये भी क्या हो रहा है? एक तरह का प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, इंप्रूवमेंट चल रहा है। समझ में आ गई बात? झटपट कॉपी करें इसको। लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी, ध्यान से सुनिएगा। पहले सस्ता बनाते थे इसलिए कमाते थे, बट अब सस्ता तो सेकेंडरी हो गया। अब हम लोगों को क्या एड्रेस करेंगे अपना प्रोडक्ट बोल के कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेनी अ टाइम यू मस्ट हैव वेंट टू शॉप्स, मम्मी पापा मस्ट बी नेगोशिएटिंग, और शॉपकीपर बोलता है अरे भाई साहब डोंट कंपेयर इट विद द अदर वन, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर है, चाहे उसे घटिया हो बट बोलेगा कि बेटर है। तो वो आपसे ये तो जान चुका है कि प्राइस पे बहस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास सस्ता ऑल्टरनेटिव है। वो सिर्फ एक चीज पे आपसे डिबेट कर सकता है, दैट माय प्रोडक्ट क्वालिटी इज मच बेटर। और ये तभी होगा जब कस्टमर इस बात को समझे। सो कंपनीज समटाइम्स डू नॉट रियलाइज व्हाट द एक्चुअल नीड ऑफ द मार्केट इज। कस्टमर्स डिमांडिंग ब्रांडेड पिज्जा देन लोकल पिज्जा। लोकल पिज्जा मिल रहा है 260 का, डोमिनोज और पिज्जा हट 299 में दे रहे हैं। व्हाट विल यू बी प्रेफरिंग? लोकल पिज्जा, मोनू पिज्जा स्टोर 260 रुपए, या पांडे पिज्जा स्टोर 250 रुपए, और इधर मान लीजिए आपको बढ़िया पिज्जा हट और डोमिनोज में 299 का मिलेगा। डेफिनेटली कहां से लेंगे आप? पिज्जा हट या डोमिनोज पे जाके खाएंगे, क्योंकि भाई स्टेटस पे फोटो भी अपलोड कर लेंगे तो ब्रांडिंग हो जाएगी कम से कम। और वो मोनू पिज्जा या पांडे पिज्जा पे जाएंगे, श्रेयांश पिज्जा पे जाएंगे, तो भाई इज्जत का भी फालूदा है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? समझ गए? समझ गए ब्रांडिंग का एडवांटेज? बी क्विक। नेक्स्ट इज व्हाट? सेलिंग कॉन्सेप्ट। यहां पे भी स्टार्ट कहां से होगा? फैक्ट्री से। सेलिंग एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। कभी भी आप अगर किसी शॉपिंग मॉल में गए हो तो कुछ लोग आपको एक छोटे से कार्ड देते होंगे और बोलते होंगे सर ये हमारी शॉप है, जरा आ जाइए। कुछ लोग अपने प्रोडक्ट की सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी के घर में घड़ी डिटर्जेंट यूज होता है, और वो बीकाजी नमकीन बहुत खाते हैं, और उनके हिसाब से पैसे आप दादी माँ की ज्वेलरी को गिरवी रख के मुथूट फाइनेंस से ले लीजिए। तो एक्चुअली व्हाट अमिताभ बच्चन इज डूइंग, बताइए? अमिताभ बच्चन जी क्या कर रहे हैं?
एडवर्टाइजमेंट तो उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं। अमिताभ बच्चन जी क्या कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं बेसिकली प्रोडक्ट का। समझ में आ गया? विराट कोहली जी कह रहे हैं कि आप अपने घर में फिनोलेक्स पाइप लगाइए तो पानी एकदम वैसी स्पीड से आएगा जैसे बॉल विकेट पे स्पीड से जाती है। समझ में आई बात कि नहीं? तो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। फोकस इज ऑन अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन दैट मेक कस्टमर्स बाय व्हाट इज ऑफर्ड। चाहे प्रोडक्ट बेकार हो, एलेक्सा नाम सुना होगा आपने। एलेक्सा प्रोडक्ट को ऐसे एडवर्टाइज कर रहे हैं कि अगर आपने नहीं खरीदा तो आप एक पिछड़ी जाति और जनजाति को बिलोंग कर दिए जाएंगे। एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट बना दिया कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, उसने एलेक्सा आंटी से पूछ लिया हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एलेक्सा ने बहुत बढ़िया समझा दिया और बच्चे के मार्क्स 99 आ गए। अब हर मम्मी अपने बच्चे को एलेक्सा ले देंगी। जैसे बायजूस का एडवर्टाइजमेंट होता है, ऐसा एड दिखा देंगे कि वही सब कुछ है, बाकी टीचर सब जानते ही नहीं। पढ़ाना वो जब आए तभी पढ़ाई लिखाई दुनिया में चालू हुई। और आज रविंद्रन बायजूस की हालत टाइट है, एकदम बैंकरप्ट हो चुकी है कंपनी पूरी तरह से। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नटराज पेंसिल दे दी, अपने आप लिख रही है पेंसिल, बच्चा कह रहा है मेरे को यही पेंसिल चाहिए। इतना एडवर्टाइजमेंट दिखा दीजिए, इतना एडवर्टाइजमेंट दिखा दीजिए कि प्रोडक्ट अगर नहीं आया तो आज रात में नींद नहीं आएगी और खाना तो डाइजेस्ट होगा ही नहीं। और हो सकता है कल सवेरे का सूरज देखें चाहे ना देखें। तो इसलिए ये प्रोडक्ट खरीदना बहुत जरूरी है। इतना अग्रेसिवनेस है सेलिंग में। सो दिस इज विच कॉन्सेप्ट? सेलिंग कॉन्सेप्ट। हर दूसरे दिन फोन आता होगा बैंक से, सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, कार लोन ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, आता है फोन ना। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? सेलिंग कॉन्सेप्ट है। समझ गए? झटपट लिख लीजिए। एंड व्हेन विल इट बी एंडिंग? जैसे ही प्रॉफिट ज्यादा सेल से होने लग जाएगा, कंपनी का सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव हो जाएगा और कस्टमर को जब आपको अट्रैक्ट करना हो। बट प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पे कंपनी अपनी जो मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी है वो खो देती है, क्योंकि हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते, बस किसी तरह से हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। एग्जाम्पल इज फर्म सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज। आपने इंश्योरेंस लिया भी है, सर चाइल्ड प्लान ले लीजिए, सर वाइफ का इंश्योरेंस हो चुका है, वाइफ का इंश्योरेंस, अच्छा एक और शादी कर लीजिए, एक और वाइफ मिलेगी, उसका इंश्योरेंस करा लीजिएगा। किसी भी तरीके से आपको इंश्योरेंस चिपकाना ही चिपकाना है। तनिष्क के शोरूम में चले जाइए, कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए, आप गोल्ड की ज्वेलरी के बारे में पूछेंगे वो कुछ नहीं बताएंगे आपको। लेना है तो लो, नहीं लेना जाओ भाड़ में मरो जाके। बट डायमंड बेचने के लिए ऐसा आपको परसुएट करेंगे, इफ यू टेल देम कि पहले डांस करके दिखाओ फिर डायमंड खरीदेंगे, डी से डांस, डी से डायमंड, पूरा स्टोर डांस करने लग जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट्स हाईली ट्रू, इट्स हाईली ट्रू। और अगर आप बोलें कि हमको एक कॉफी पिलाओ फिर डायमंड खरीदेंगे, वो 2 कॉफी आपको पिलाएंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी हाई। डिबेयर्स एक कंपनी थी जिसने डायमंड का कंट्री में अवेयरनेस क्रिएट किया। एक टैग लाइन थी, हीरा है सदा के लिए। मतलब अगर आप हीरा नहीं है तो आप सदा जी ही नहीं सकते कभी। तो इतना ब्रांड एडवर्टाइजमेंट, इतना ब्रांड एडवर्टाइजमेंट कि लगता है कि बस ये होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लॉजिक समझ में आ गया? चलिए तो इसके आगे का कॉम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं। पहले इतना लिख लें लोग। द नेक्स्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलें बस आप लिख लें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया। पहले तीनों में स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? फैक्ट्री। बट यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एनालाइजिंग मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशन अगर फेवरेबल है तो हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, बट अगर फेवरेबल नहीं है तो नहीं लॉन्च करेंगे। सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी फेमस फिल्म सेलिब्रिटीज हैं, व्हेन डू दे लॉन्च देयर न्यू मूवीज चिल्ड्रन? मार्च में, एग्जाम के टाइम में? नो, ठेंगा कोई जाएगा मूवी देखने कब? ईद के टाइम पे, दीपावली के टाइम पे, होली के टाइम पे, फेस्टिव सीजन में। लॉजिक समझ में आ गया? क्यों फेस्टिव सीजन पे? क्योंकि फेस्टिव सीजन के टाइम पे लोगों की पैसा खर्च करने की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। स्पेंडिंग कैपेसिटी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है उस समय। तो उसको लगता है कि अगर इस सिचुएशन पे हम नई मूवी लॉन्च करें तो हमारी सेल ज्यादा होगी, फुटफॉल ज्यादा होगा। लॉजिक अंडरस्टूड? इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग टेक्निक सिर्फ सेलिंग नहीं है, कस्टमर की अवेयरनेस क्रिएट करना, फाइनेंस स्कीम अरेंज करना। एक जमाना था बैंक वाले बोलते थे जाइए बैंक से लोन लेके आइए, कंपनीज बोलती थी मतलब बैंक से लोन लेके आइए तो हम आपको कार देते हैं। बट आज आपको कार के शोरूम में ही बैंकर की टेबल मिल जाएगी, वहीं पे आपके साथ डील एग्जीक्यूट हो जाएगी। डू यू नीड टू गो टू द बैंक? एब्सोल्युटली नॉट। बस बैंक वालों ने वेडिंग लोन देना नहीं स्टार्ट किया है। क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि रिस्की चीजों के लिए बैंक लोन नहीं देता है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स एंड डेवलपिंग द प्रोडक्ट बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। वेबएक्स का नाम सबने सुना होगा, लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का भी नाम सुना होगा।
ये जो दलिद्र दो कौड़ी का जूम है, इसका भी नाम आपने सुना होगा। ऐसे ढेर सारे सो कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। बट जब दुनिया भर में कोविड का कहर आया, चीप एंड बेस्ट फोकट वाला कौन सा था? जूम था। और जूम से बढ़िया कनेक्टिविटी तो समझ लीजिए कि माँ और बेटे की भी नहीं होती, हस्बैंड और वाइफ की भी नहीं होती, इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी है। अब जूम वालों ने क्या डिस्कवर किया अपने एप्लीकेशन पे? मेनी पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कैच किया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को, कि हम आपको अपना एप्लीकेशन फ्री में देंगे। क्या फायदा भाई? फ्री में देने से पता लगेगा बग कहां पे आ रहा है, प्रॉब्लम कहां पे हो रही है, तो उनकी टेस्टिंग एक तरह से जीरो प्राइस पे हो रही है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, कि भाई आप इसमें ज्योमेट्री भी पढ़ा सकते हैं। अभी ज्योमेट्री इसमें पूरी तरह से एडअप हुआ नहीं है, मैथमेटिकल टूल्स आ जाएंगे अगले एप्लीकेशन पे। एआई जूम ने ऐड कर दिया साथ में। लॉजिक समझ में आ रहा है? पहले यूट्यूबर्स क्या करते थे, अपनी जो बातें बोलते थे उसको टाइप भी करते थे, बट जूम में कैप्शन ऑन हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो जो भी आप बोल रहे हैं इंग्लिश में, ये हिंदुस्तानी अंग्रेजी नहीं, प्रॉपर इंग्लिश, वो ऑटोमेटिकली वहां टाइप हो जाएगा। तो जो टाइटल्स नहीं आते, कुछ लोग जो इंग्लिश की मूवी समझ नहीं पाते, देखने के लिए जाते, हिंदी टाइटल मिल जाएगा, तो वो सब टाइटल ऑटोमेटिक जूम ने ऐड कर दिया। ये अभी वेबएक्स और टीम्स में बिल्कुल नहीं है। तो ये है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो वेबएक्स और टीम्स को पता है कि हम कॉर्पोरेट्स के लिए हैं, हम टीचर स्टूडेंट के लिए नहीं है। और जूम ने क्या सोचा, भाई कॉर्पोरेट तो हमें घास डालते नहीं है, तो बेटर हम अपनी दुकानदारी कहां चलाएं? टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। तो इसलिए उन्होंने इस तरह का लॉजिक अप्लाई किया कि भाई हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में ना आ पाए। आई रिमेंबर कोविड में जूम का एनुअल पैकेज था 13,500 का। अब कोविड का टाइम तो खत्म हो गया, बट इनकी सेल इतनी हो गई, इनको लग रहा है कि अब हर जगह पहुंचे, तो अब इनका पैकेज 439 रुपीज पर मंथ का है। वॉट इट क्लियर? आप 439 दीजिए, अनलिमिटेड मीटिंग चलेगी, कोई कटे पटेगी बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ गया? तो ये इसीलिए डेवलप किया इन्होंने, ताकि हमको लो एंड कस्टमर्स मिले। हाई एंड कस्टमर्स आर स्टिल यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड वेबएक्स, लो एंड कस्टमर्स के लिए क्या है? जूम है। तो दिस इज विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। समझ में आ गया? चलिए अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे।